जय हिंद प्यारे बच्चों। मेरे इस सेशन में मैं फिर से एक बार प्रयास कर रहा हूं सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास मैथमेटिक्स के पेपर में जो मुझे लगता है कुछ ऐसे लॉजिक्स जो मेरे विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं लेकर के आया हूं आपके सामने। मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए मेरे साथी सत्यांश सर भी उपस्थित है। सत्यांश, अभी मैं आगे बढ़ना चाहता हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की तरफ। जी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अगर ध्यान से देखा जाए तो आपकी एनालिसिस जो आपने पिछले कुछ समय में पेपर से गो थ्रू हुए हो, रेट चेंज में आपको क्या लगता है कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो विद्यार्थियों को लगता है कि ये आ सकता है? क्या बोलते हैं आप? सर लास्ट कुछ ईयर्स में देखें, जैसे 23 में देखें, 24 में देखें, हाँ वो एक लैंप पोस्ट वाला जो सवाल है जो बच्चों को परेशान करता था, हाँ, वो अभी तक नहीं आया। नहीं आया। और तब जबकि ये पहले पूछा जाता पहले पूछा जाता था और आता था तो वो पेपर, वो न्यूज आती थी, फिर पेपर टफ आया है। हाँ बिल्कुल मतलब इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक लैंप पोस्ट होती है, अरे वही जो स्ट्रीट लाइट आप मान लो। आप सोचो घनघोर अंधेरी रात में एक स्ट्रीट लाइट केवल जल रही है और आप रास्ते में चले जा रहे हो। जब आप चल रहे हो तो आपको आपकी परछाई भी बनती हुई दिखाई देगी। तो बस क्वेश्चन यही निकलता है, और क्वेश्चन निकलता है कि वो जो आपकी शेडो है ना, वो किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। सर डिक्रीज इंक्रीज कैसे? भाई लैंप पोस्ट अगर यहाँ है और सत्यांश सर दूर जाते रहेंगे तो इनकी शेडो परछाई ना उधर बनेगी दूर तक, और वही सत्यांश सर चल करके इस लैंप पोस्ट के नीचे खड़े हो जाएंगे तो परछाई खत्म सी हो जाएगी। तो बस यही यहां से एक क्वेश्चन बनता है, और इस क्वेश्चन में जो एक लॉजिक इस्तेमाल होता है वो है सिमिलर ट्राइंगल का। मैं चाहूंगा सत्यांश एक डायग्राम की मदद से आप उसको बताइए इस क्वेश्चन को कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। जी सर, एक ग्राउंड है और एक यहाँ पर मान लीजिए लैंप पोस्ट है। मैं थोड़ा सा ठीक है, सत्यांश सर ने इसको ग्राउंड बोल दिया, मैं बोलता हूँ ये रोड है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट अब रोड पर ही मान के चलते हैं यार सत्यांश, यार ये चीटिंग हो गई यार, ग्राउंड नहीं है। मैं पार्क में चला गया था। आप पार्क में चले गए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, ठीक है, और ये इंसान है। बहुत बढ़िया। हाँ ये इंसान है, ठीक तो बात। अब जैसे यहाँ से लाइट डलेगी। मैं एक और काम कर लेता हूँ। हाँ सर, 150 मीटर इस स्ट्रीट लाइट, ये पूरा हाइट है पोल का, हाँ। और 1.5 मीटर्स इस बंदे की हाइट है। हाँ। ठीक है, अब लाइट जब बनेगी तो इसकी परछाई बढ़ेगी। हाँ। तो मान लिया ये लेंथ हो गई, ये परछाई है उसकी बंदे की। हाँ। ठीक, अब क्वेश्चन सत्यांश क्या रहता है, कुछ याद है आपको? हाँ सर। हाँ। तो जैसे इसमें बोल दिया जाएगा कि ये जो इंसान है वो किसी स्पीड से चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। चल रहा है, इसको और व्यवस्थित कर देता हूं, दूर जा रहा है। यस लैंप लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, वो भी इस रेट से चल रहा है भाई। अब जब ये दूर जा रहा है तो इस शेडो में भी कुछ परिवर्तन होगा। तो बस पूछते हैं कि बताओ वो शेडो की जो लेंथ है वो किस रेट से चेंज हो रही है, बस ये बताना है। एंड दिस इज अ क्वेश्चन यार। अब सत्यांश इसमें क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें भी एक और चीज पूछते हैं, कहते हैं कि वो परिवर्तन बताइए, वो भी एक खास पॉइंट पर। फिजिक्स में तो आप पढ़ते हो ना, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेल, तो वो खास एग्जैक्ट किसी लोकेशन पे। तो कहते हैं कि भाई जब वो बंदा स्ट्रीट लाइट से मान लो 7 मीटर्स की दूरी पर है, ठीक उसी समय उसके शेडो के रेट में होने वाला बदलाव क्या होगा, मतलब उसमें क्या चेंज आएगा बेसिकली। तो अब सत्यांश क्या करना चाहिए? सर जैसे डायग्राम दिख रहा है तो हमें क्या होता है, हम जब भी जैसे कोई चेंज बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंसान दूर जा रहा है तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस चेंज हो रही होगी। तो थोड़ी देर के लिए मैं इस डिस्टेंस को x मान लेता हूँ। बिल्कुल ठीक, और इसको मैंने y मान लिया है। इसको शेडो की लेंथ हो जाएगी y। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि dx by dt हमें दिया हुआ है। जी सर। एंड दैट इज 2 पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ये दूर जाएगा तो x बढ़ेगा, बढ़ेगा। और हमसे dy by dt पूछ लिया गया है। चलिए, तो अब हमें सत्यांश एज यूजुअल क्वेश्चन की तरह x और y में एक कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन कहां से आएगा यार? तो सर जैसे ये एक ट्रायंगल है बड़ा सा, बिल्कुल शेडो वाली ये पॉइंट ले लें। हाँ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये एक इंसान वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपकी बात मान लूं तो 150 अपन में 1.5 कर देता हूं मैं। हाँ। भाई साहब, मैंने बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट ली, छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट ली। अब बड़े वाले ट्रायंगल का अपन बेस पकड़ लेते हैं तो ये हो गया x प्लस वाई, और छोटे वाले का पकड़ लेते हैं y। हो गया, लो जी, बन गया x और y का। इधर मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा सॉल्व करो यार, x और y में रिजल्ट है, डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे इसकी वैल्यू उठा करके ये छापोगे, ये वैल्यू निकल के आएगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है शेडो बढ़ रही है, नेगेटिव आती है शेडो घट रही है, और हमें तो पता है कि दूर जाओगे तो शेडो बढ़ेगी, तो बढ़ेगी। अब भाई फिर वही बात है, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करो। यहां तक कि बाद में मदद आपकी तब हो पाएगी भाई जब आपको कुछ आता हो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ये
मेरे वीडियोस आपके लिए नहीं हैं, मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब इसी चीज में सत्यांश हम आगे बढ़ाते हैं। क्या आपको लगता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमम मिनिमा की अगर हम बात करें, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो मैं इनको बता रहा हूं 4 डिग्री की फंक्शन का इक्वेशन, उसको डिफरेंशिएट करके बनेगी क्यूबिक, उस क्यूबिक को तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में मैक्सिमम मिनिमा में भी 4 डिग्री का क्वेश्चन दिखेगा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी दिखेगा। भाई साहब आ रहा है, इसकी तो प्रैक्टिस करके जाना। बिल्कुल। सत्यांश इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक सर्टेन जोन 2 वर्षों से फिर नहीं पूछा गया यार, जो बहुत ज्यादा कीमती भी था। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो उसको? सर आप ही बता दो। नहीं फिर भी एक कोशिश हो जाए, एक कोशिश तो हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही। अरे बिल्कुल सही बोले, वही मैं सोचा यार, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक बात Trigonometry नहीं आ है, रही। बिल्कुल सही एक बोले। सवाल भी मुझे अभी याद आ गया। तो बताओ यार कौन सा सवाल था? आपका ऑरा ऐसा है हाँ। कि मुझे याद आ गया। अच्छा। जैसे ये वाला देख रहे हो, ये सत्यांश मेरे बहुत सही, बिल्कुल मतलब जबरदस्त। मतलब सत्यांश यकीन मानो मेरे दिमाग में भी बस एग्जैक्टली यही क्वेश्चन चल रहा था। ये एक ऐसा क्वेश्चन है यार, ये पिछले 2 वर्षों में देखने में नहीं आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी पूछ लेते हैं कि ये एफ है। ये 2 चैप्टर्स में दिख सकता है क्वेश्चन, एक मैक्सिमम मिनिमा में भी दिख सकता है और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। मतलब जैसे दे दिया 0 से π/2 के बीच में, आपसे पूछ लेंगे बताओ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या फिर आपसे बोल देंगे 0 से π के बीच में आप ये बता दो कि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। बिल्कुल। तो सत्यांश इसका तो सामान्य तौर पर बच्चों को डिफरेंशिएशन भी याद रखने को हम बोलते हैं। यस सर बिल्कुल। क्या होता है डिफरेंशिएशन इसका? माइनस साइन 4x। लेकिन ये काम इनको करना नहीं है। करना नहीं है ये। हाँ। तुमको पता है, हमें पता है, लेकिन एग्जामिनर को करके दिखाना है। श्योर इनको पता है? बताइए क्या करना है यार। जी सर। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हम f' निकालेंगे। f' अपन इसमें चेन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब x और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही माइनस लगा दिया था क्योंकि आगे आप देखिएगा तो cos क्यूब x हो जाएगा और cos x का डिफरेंशिएशन sin x हो जाएगा। वो माइनस पहले लगा दिया। माइनस मैंने माइनस sin x होगा तो पहले लगा दिया। ठीक बात है, कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हम 4 sin x और cos x कॉमन बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद में जो बचेगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस कॉमन ले लो, माइनस का cos 2x हो जाएगा। cos 2x हो जाएगा यार। माइनस का cos 2x और यहाँ से ये 2 बाहर ले लो तो 2 sin 2x। sin x। हाँ तो दिस इज 2 sin 2x sin 2x और माइनस वो है और Cos cos 2x। लो भाई साहब ये मिले तो ये बना। माइनस cos sin। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए भाई। तो ये डिफरेंशिएशन इसका। अब रही बात इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मान लीजिए मैंने पूछ लिया, इंटरवल दे दिया कि भाई इंटरवल है 0 से लेकर के लेट्स से π/2। तो अब बच्चों को लिखने का तरीका पता होना चाहिए और देखो भाई कैसे आपको सोचना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर बात आप कैसे करोगे। सत्यांश वैसे तो बच्चों को लिखना इसमें पड़ेगा, लेकिन मैं एक एडवाइस देता हूं बच्चों को, आप ध्यान से सुनना। sin 4x का आप रफ पर ग्राफ बना लो यार, सुकून रहेगा आपको, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप बहुत टेंशन में जाओगे। आप एक ग्राफ बना लो साइड में। sin 4x का ग्राफ बनाना इसलिए आसान है क्योंकि आप sin x का ग्राफ जानते हो, सामान्य तौर पर बच्चे जानते हैं। नेगेटिव साइड में ले ली ना 0। जब ये एंगल 4x है यार, तो हर एक x वाले पॉइंट को अपन को 4 से डिवाइड मार देना है। तो सोचो ये पाई होता था बट अब ये π/4 होगा, ये 2π होता था बट ये अब π/2 होगा। अब मैं इसके आगे जाने का मन कर रहा है सत्यांश, बट मैं जाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे जो x की वैल्यू बोली गई थी वो 0 से π/2। तो दोस्तों बस हो गया काम। 0 से π/4 के बीच में sin 4x पॉजिटिव है, लेकिन लगा हुआ माइनस साइन उसको नेगेटिव बनाएगा, यानी कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन डिक्रीजिंग कहां से कहां हुआ? 0 से लेकर के π/4 तक। अब आ जाइए, π/4 से π/2 के बीच में sin 4x का ग्राफ नेगेटिव है, माइनस लगा हुआ विल मेक इट पॉजिटिव। जो थोड़े समझदार बच्चे हैं वो ये भी जानते हैं कि अगर इस तरह इसका पूरे का माइनस के साथ ग्राफ बना देंगे तो ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर। बस अब आपको फटाफट लिख देना है नीचे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कहां से कहां? 0 से लेकर के π/4 तक। और डिक्रीजिंग का नहीं, पॉजिटिव, ये डिक्रीजिंग है दोस्त, ये डिक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग हो जाएगा π/4 से लेकर के π/2 तक। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि सर π/4 में बताइए क्या करना है। कोई दिक्कत नहीं है यार, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f' 0 भी हो सकता है, लेकिन कहां पर? डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। दैट्स इट। सत्यांश इसी में आगे बढ़ते हुए मैक्सिमा मिनिमा में मुझे अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सा हिस्सा ऐसा लग रहा है आपको जो एक समय पहले खौफ हुआ करता था बच्चों के लिए बट अभी रिसेंटली नहीं पूछा गया है।
और चूंकि हम लोग पिछले काफी समय से साथ पढ़ा रहे हैं तो शायद आप ये रिलेट कर पाओ कि मैं किस पार्ट की बात करने वाला हूँ। हाँ सर, जैसे कुछ एक फिगर्स होते हैं जो कि बहुत कम मैक्सिमम में क्वेश्चन में दिखते हैं, जैसे इलिप्स है ना, इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल आ गया, या फिर इलिप्स के अंदर एक ट्रायंगल आ गया, कुछ ऐसा कुछ आ गया, तो बोल देते हैं इसका मैक्सिमम एरिया बताओ, इसका मैक्सिमम एरिया बताओ कुछ सर्टेन कंडीशंस पर। मतलब आप ये मान के चलो बच्चों, जो सत्यांश सर ने बात की है मैं उसको और अगर स्पष्ट करूं तो कहानी ऐसी होगी, केस स्टडी में क्वेश्चन दिखेगा यार, और केस स्टडी में क्वेश्चन ऐसा दिखेगा कि आपसे कहा जाएगा कि भाई एक ग्राउंड है इलिप्टिकल ग्राउंड है और वो फुटबॉल का ग्राउंड बना देंगे तुम्हारे लिए, और बोलेंगे कि बच्चों ने डिसाइड किया है कि उस ग्राउंड पर एक चौकोर ग्राउंड उन्हें बनाना है जिसमें कि उनको क्रिकेट खेलना है और उसके लिए उनको दीवार बनानी है, और कहा यह जाएगा बस कंडीशन ये है कि वो जो आप रेक्टेंगुलर शेप का आप ग्राउंड बनाने जाओगे उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, या कभी कभी ट्रायंगुलर शेप का आप बेसबॉल। तो अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि ये जब पूछते हैं ना सत्यांश, तो हमेशा वो क्या करते, अगर वो आपसे रेक्टेंगल बनवाएंगे और अगर ट्रायंगल बनवाएंगे तो किसी एक वर्टेक्स पर ये वाली वर्टेक्स ट्रायंगल की और इलिप्स का वर्टेक्स दोनों सेम कर देंगे यार। तो ये दो क्वेश्चन निकल करके जाते हैं, एक ये और एक ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आपने ये बात बोली। तो सत्यांश अगर हमने ये डायग्राम बना ही लिया है, क्या लगता है आपको कि किस प्रॉब्लम के कारण बच्चे इसमें ज्यादा परेशान होते हैं? एक्चुअली सर इसमें ना इसको करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट तरीका जो बच्चे नहीं पिक करते हैं वो इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान के करा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखो बच्चों, आपको एक बात मैं बता रहा हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन आए मैक्सिमम मिनिमम का केस स्टडी, डायग्राम बना करके जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है वो रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब जो सत्यांश सर बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सामान्य तौर पर बच्चे इस पॉइंट को मान सकते हैं x1 y1 भी, इसको मान सकते हैं x2 y2, लेकिन ये नहीं करो, आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में जाओ आप, तो दिस इज a cos थीटा b sin थीटा। अब वही बात है, अगर ये a cos थीटा b sin थीटा है तो इसके ठीक नीचे वाला ये पॉइंट है, सिंस सिमेट्री है डायग्राम में, यानी कि जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे है, जितना ये इधर है उतना तो सेम ही है, यानी कि हो जाएगा a cos थीटा माइनस का b sin थीटा। ये a हो गया, ये b हो गया। अब अगर इसकी बात की जाए तो जितना ये इधर है उतना ही इधर है, मतलब माइनस का a cos थीटा और माइनस का b sin थीटा। और सिमिलरली इस वाले पॉइंट की अगर बात की जाए तो माइनस का a cos थीटा और b sin थीटा। अब भाई साहब ये ABCD ये वर्टेक्स हो गए। लो भैया, अब इसका एरिया अगर हम बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आप मुझे बताइए लेंथ के नाम पर जितना ये है उतना ही ये है भाई, यानी कि हो गया 2a cos थीटा। और अगर हम बात करें ब्रेथ की तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ की बात करो जितना ये उतना ही है, यानी कि दिस इज 2b sin थीटा। भाई साहब मैंने माइनस नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि लेंथ पकड़नी है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी। दिस इज एरिया, अल्टीमेटली एरिया इज 4ab sin थीटा cos थीटा। लेट्स डू वन थिंग कि 2 लिखा रहने देता हूं मैं यहाँ पर, ab लिखा रहने देता हूं, और sin थीटा cos थीटा विल बिकम sin 2 थीटा। नाउ वी आर हैविंग अ रिजल्ट इन a और थीटा। अब हमें इसको क्या करना है सत्यांश? डिफरेंशिएट। तैयार हो जाओ, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये होगा कि भैया कि थीटा के टर्म में ये एरिया कितना होगा, उसको आप डिफरेंशिएट करो। कर देते हैं जरा सत्यांश इसको डिफरेंशिएट यार। यस सर। तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो dA बाई डी थीटा, और यहाँ पर 2 बाहर आएगा तो 4ab cos 2 थीटा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब dA बाई डी थीटा को 0 रखना पड़ेगा भाई, जैसे ही 0 रखोगे तो याद रखना dA बाई डी थीटा 0 रखोगे, आने वाले पॉइंट्स को हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, इनको क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं अगर अपन बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं। अदरवाइज क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि डिफरेंशिएशन या तो 0 या डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई π/4, हमें इसको वापस डिफरेंशिएट करना, वापस करना पड़ेगा। जब वापस डिफरेंशिएट करोगे यही वैल्यू यहाँ पर छापोगे दोस्त, तो आने वाला आंसर नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जब डिफरेंशिएट कर लोगे cos का डिफरेंशिएशन माइनस आएगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा इसका मतलब एरिया मैक्सिमम है, और एरिया मैक्सिमम कब है? जब थीटा की वैल्यू π/4 हो। दोस्त थीटा की वैल्यू π/4 है, इसका मतलब एरिया निकाल सकते हो, थीटा की जगह π/4 रखो तो आंसर हो जाएगा 2ab। 2a। वो डायरेक्टली पता चला sin 2 थीटा। अब रही बात, मैंने ये जनरल डिस्कशन किया है तो ये स्वाभाविक तौर पर मैं मान के चल रहा हूँ कि x² + y² + b² = 1, ये इक्वेशन रहेगी हमारे लिए इलिप्स की।
ये अंडरस्टूड बात है, ये मान करके हम चलें इस क्वेश्चन को करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।